Modi is one in a lifetime Prime Minister of India. He is very strong. He understands politics. He understands the country, and he is out to deliver. ये मेरी बीजेपी से एक रिक्वेस्ट है कि वो जो पुरानी पार्टीज ने किया एंड दे बैडली फेल्ड, तो उसको ना करें क्योंकि वो समाधान नहीं है। वो शॉर्ट टर्म गेन भी नहीं दिला पा रहा है, लॉन्ग टर्म तो छोड़िए। सिविल के लिए कोर्ट नहीं जाएंगे, वो हमारे मौलवी डिसाइड करेंगे। हलाला हो गया, ट्रिपल तलाक हो गया, और भी बाकी चीज़ें भी हो गई, वो हम डिसाइड करेंगे। पर क्रिमिनल के लिए जिसमें कहते हैं हाथ काटा तो हाथ कटना चाहिए, सर काटा तो सर कटे, उसके लिए कितनी कन्वीनियंटली ये लोग बोलते हैं वो हम कोर्ट से डिसाइड करें। हिपोक्रेसी। इस तरह के स्लोगन्स पे एक और चीज़ मैं कहूँगा कि ऑब्वियसली इसमें कंपेयर तो हम कर सकते हैं, एंड आई थिंक सबसे जुदा इज हिडियस स्लोगन, बट आई थिंक रूल ऑफ लॉ इज अबव एवरीथिंग एल्स, राइट? अगर किसी ने कोई ऐसी बात बोली है जो आपको ऑफेंसिव लगी है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसकी भी आपको इजाज़त देता है कि आप वहाँ पे जाके फाइल करो, FIR करो, कंप्लेन करो, वो प्रोविजन मौजूद है। पायल जी, सामाजिक तौर पे कास्टिज्म है मुसलमानों में, लेकिन पॉलिटिकली नहीं है। और हिंदूज में उल्टा है। हिंदू में आप किसी मंदिर चले जाइए, कोई नहीं पूछेगा आप किस जाति के हैं, आगे पीछे आप बड़े हैं छोटे हैं, सबको वो इक्वल भगवान मिलते हैं, लेकिन पॉलिटिकली हम डिवाइडेड हैं। बहुत सारे स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, राजा जी ने बिल्कुल सही बोला। प्रॉब्लम इज कि एज एन इंडिविजुअल आई हैव द लिबर्टी टू फॉलो एनी स्कूल ऑफ थॉट और नाइदर ऑफ देम। मेरा अपना कोई भी इंटरप्रिटेशन हो सकता है। आपको ये लिबर्टी है इस्लाम में? आपने शरिया का उदाहरण सबसे पूछा, मैं आपसे कहती हूँ आई डोंट बिलीव इन शरिया। पूछिए, आस्क मी व्हाई। क्योंकि मुस्लिम लॉ कुछ कोडिफाइड ही नहीं है। जो आपने 4 स्कूल्स ऑफ थॉट्स बोले, उसके अलावा हर गली मोहल्ले में अपना शरिया चल रहा है। हम किस किस को मानेंगे? मौलाना कुछ भी बोल देता है। मुस्लिम औरतों के साथ क्या क्या पाप करते हैं आप शरिया के नाम पे। अब तो राजनीति किसी भी विषय को उठाकर हो सकती है। यही इस्लाम के साथ हुआ है कि इस्लाम को इस्तेमाल करके राजनीति हो रही है। Pure namaz is causing inconvenience to anybody. That namaz is not wajib. वो अब गिननी नहीं चाहती। नमस्कार, मास्क उतारो जी सीज़न 2 में आप सबका स्वागत है। मैं पायल भयाना आज बातचीत कर रही हूँ मॉडरेट मुस्लिम्स के साथ। जी हाँ, मैं इनको रियल मुस्लिम्स बुलाती हूँ। अब आप बोलेंगे रियल क्यों? इससे एक और कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी। दैट्स व्हाट आई वांट। तो मैं कंट्रोवर्सी खड़ी करूँगी इनके साथ। तो अब मैं मिलाती हूँ आपको पहले उमर गाजी से, फिर राजा मुनीब से एंड सुबूही खान से। आप प्लीज़ नमस्कार एंड आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। उमर, लेट्स स्टार्ट विद यू। पायल जी ने बताया, मेरा नाम है उमर गाजी। मैं कॉलमनिस्ट हूँ। फर्स्ट पोस्ट के लिए लिखता हूँ, ऑस्ट्रेलिया टुडे के लिए और ऐसे ही कुछ और पोर्टल्स पे, और इंडियन नेशनल सिक्योरिटी पे और फॉरेन पॉलिसी पे मेरा कुछ काम करता हूँ मैं। तो और कोशिश ये रहती है कि एक नेशनलिस्ट फ्रेमवर्क में हम बात करें विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी एज वेल, एंड जो रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस हैं उन पे कुछ बात हो। सो वो थोड़ी सी मेरी कोशिश रहती है। एंड राजा मुनीब जी बताएंगे। बिल्कुल, थैंक यू। समवेयर ऑन द सेम लाइंस लाइक उमर, मैं लिखता हूँ फॉर डिफरेंट नेशनल डेलीज, काफ़ी पब्लिकेशंस हैं। आई ऑल्सो वर्क ऑन टेररिज्म, जियोपॉलिटिक्स। मेरा फोटे है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, एंड देन द टेरर ग्रुप्स होम ग्रोन एज वेल एज वर्ल्ड वाइड। सो दैट इज़ व्हाट आई डू। सुबूही जी। मेरा नाम सुबूही खान है। मैं सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ, कॉलमनिस्ट हूँ। राष्ट्र जागरण अभियान नाम से एक नेशनलिस्ट मूवमेंट है, उसकी नेशनल कन्वीनर हूँ। और जैसा आपने कहा कि मैं आज बात करूँगी मॉडरेट मुस्लिम से, तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ कि आई डोंट आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ मॉडरेट मुस्लिम। मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करती हूँ सनातनी मुसलमान टर्म से, जो रहीम, रस खान और दारा शिकोह की परंपरा है जो भारत में हमेशा से रही है। तो यही मेरा एक छोटा सा परिचय है। तो आइए चलिए कंट्रोवर्सीज खड़ी करते हैं। कंट्रोवर्सी से पहले बताता हूँ, आप ऑस्ट्रेलिया पोस्ट के लिए लिखते हैं, वो कनाडा ने बैन कर दी उनको। हाँ। जी, वो अंडरस्टैंडेबल है एक कंट्रोवर्सी बिकॉज कनाडा इज गोइंग इन दैट उनको डायरेक्शन। अप्रोच करने की मैं सोची थी, उनको अप्रोच करूं और उनसे बोलूं हमसे भी पूछो कुछ। हम बताएं आपको, हाँ, कि ट्रूडो है क्या। बिल्कुल। ये करके। पर बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड यू बेटर सब्सक्राइब। ओके, मैं चेक करूंगी कितने सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं मेरे। तो फिर शुरू करते हैं मोदी जी से। फेवरेट टॉपिक पूरे वर्ल्ड का, आई थिंक फेवरेट टॉपिक है ये। आजकल वही डिस्कस होते हैं हर जगह, हर कंट्री में डिस्कस हो रहे हैं। तो उमर, व्हाट आर योर व्यूज ऑन मोदी जी? जस्ट अ शॉर्ट थिंग, and please, I want a frank opinion. Don't mince words, and just give a frank opinion.
I think the Modi phenomenon that we are seeing in the last 10 years, and now it is changing, especially in the last Lok Sabha elections. We are seeing a sort of a decline also in that popularity that we saw in 2014 and 2019. So I think when you look at, because Modi has to be understood in the context of larger political narrative that was going on for decades. So we see that in the Indian politics हम देख रहे हैं कि when it comes to the Muslim community, vis-a-vis Muslim community, we saw the politics of appeasement going on for the Muslims for a long time. That has been happening, and like it or not, that has been a fact. So after then 2611 happens, then Congress brings the communal violence bill and all sorts of things, and there are corruption charges. So उस narrative के बीच में the Modi phenomenon happens, and a lot of people at that time, उस time पे एक development agenda था, and you know that Modi and the Gujarat model and everything. So that sold with people, and but right now we are seeing that maybe that there is some sort of disenchantment. I don't know whether we were able to deliver on those promises or not. I'm not so sure You about think it. development हुई नहीं? Development हुई है, I think, and there has been, progress on. There are certain things like UPI has come and everything, but I believe Don't you that think शौचालय बने हैं, निवास बने हैं, लोगों को आयुष्मान भारत मिला है, ये सब भी तो एक रोड्स बनी है, इतने अच्छे हाईवेज बने हैं, बिल्कुल नहीं, हाईवेज पे जो काम हुआ है that जो is 60 साल phenomenal. में नहीं हुआ वो उन्होंने 10 साल में उसके मुताबिक काफी काम किया है बिल्कुल. So वही है कि अब ये देखना है कि what happened in the last Lok Sabha elections and where we are going, especially with UP, what happened. So maybe some more work needs to be done, and maybe vis-a-vis Muslim community some more, आपको किस तरह से उनसे डील करना है, क्या करना है, आई थिंक वो अभी देखना बाकी है. But as a Hindu, not as an Indian, I'm talking about an Indian Hindu obviously, but as a Hindu, I personally feel मोदी जी ने जो कांग्रेस की अपीजमेंट पॉलिसी थी, कांग्रेस ने वो कम्युनल वायलेंस बिल लाए होंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिया, वक्फ का ये बोर्ड दिया, उनको सब दिया, पर वेयर अपीजमेंट इज कंसर्न आई फील मोदी जी भी कांग्रेस की लाइन पे काफ़ी चल रहे हैं. हम हिंदूज को ये है कि आप मुस्लिम्स के लिए मोदी जी बहुत करते हैं कंपेयर टू लाइक, अब जैसे ये जो आवास योजना है उसमें अगर आप स्टैट्स देखें तो अगर सपोज 100 घर हैं तो उसमें से 60 पहले मुसलमानों को मिले, फिर 40 हिंदुओं को मिले. तो इसकी भी बहुत हम लोगों को गिला है इस बात का मोदी जी से कि अपीजमेंट पॉलिसी हटी नहीं है. Appeasement policy, for example, there is a minority, Ministry of Minority Affairs चल रही है, और there have been lot of schemes, but I think जिस appeasement की मैं बात कर रहा था वो था कि for example आप कहें कि terrorism पे थोड़ा soft अगर हो रहे हैं, for example, that sort of appeasement. तो वो जो कांग्रेस कर रही थी, I think that was very very dangerous. I think उस पर शायद थोड़ी लगाम लगी है, कह सकते हैं, but still the problem is not being solved to that level ना, कि आप, because when you're dealing with the Muslim community, आप ठीक है, आप एजुकेशन की बात करें, आप रिफॉर्म की बात करें, आप फॉर एग्जांपल मदरसाज में साइंस पढ़ाने की बात करें, हाँ, पर तो लाइक वो इवन ट्रिपल तलाक, वही कहते हैं एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर. इवन ट्रिपल तलाक पे उन्होंने काफ़ी मुश्किल से हुआ है जो भी हुआ है, उन्होंने बहुत क्रिटिसिज्म सहा है और उनके अगेंस्ट पूरी कम्युनिटी हुई है. हुई है. चाहे इवन इफ विमेन वर हैप्पी बट दे कांट टॉक, दे कांट से एनीथिंग. तो वो ट्रिपल तलाक पे तो आई थिंक दैट वाज अ गुड स्टेप, बिकॉज दैट वाज रिक्वायर्ड, बिकॉज आई थिंक Muslim women had been facing the brunt of that, and there are some regressive practices that if they don't come under the progressive liberal values, I think they need to be done away with. So I think that is, योर व्यूज ऑन मिस्टर well, मोदी. yes. राजा आपके बारे में. Modi ji is a doer, basically. If you look at his track record, और आप as Prime Minister नहीं, as a Chief Minister भी देखोगे गुजरात का, he is a man who delivers. What he promises, he delivers. And मुझे ये लगता है कि आज की डेट में भी whatever he has promised, he is on to that delivery. ठीक है. He has taken some very contentious issues. अगर आप ट्रिपल तलाक की बात करते हो, किसी में ये नहीं था कि ठीक है इस पर पॉलिटिक्स तो बहुत थी, बट इस पर डिसीजन नहीं था. ही इज़ अ मैन हु टेक्स डिसीजंस. चाहे आप आर्टिकल 370 की बात करो, ठीक है, कोई सोच भी नहीं सकता था कि एब्रोगेट
कोई पार्टी करेगी, बट ही इज़ द मैन हु सेड कि इट कैन बी डन. सेम विद ट्रिपल तलाक. दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है, सी यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग. व्हेन यू वर टॉकिंग टू उमर एंड यू वर सेइंग ना कि वी हिंदूज आर नॉट वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ अपीसमेंट. नो वी फील कि वो कल्चर अभी मतलब गया नहीं है. what do you mean by appeasement? देखो, मोदी जी is the prime minister of भारत. What is good for Payal ji is good for me, is good for Subbuhi, is good for Umar. And he is delivering it to each and every one of us. He is not saying कि because he is Umar, I'm going to give him this, and because he is what Congress used to do. नहीं, but He's अगर आप she's Payal, I want to सॉरी give टू इंटरप्ट, पर अगर आप स्किल डेवलपमेंट का फॉर्म देखो, हम्म. मुस्लिम्स के लिए अलग से प्रोविजंस हैं उसमें. प्रोविजंस हैं. क्यों हैं? अगर आप उसके पीछे आपको सोशो इकोनॉमिक डेटा में जाना तो फिर नहीं, पर उसमें यू मीन टू से हिंदू में नहीं है ना. गरीबी क्यों नहीं है, बिल्कुल है. 100% है. दैट इज व्हाट आई एम Illiteracy नहीं सेइंग. अगर आप स्किल डेवलपमेंट का भी देखते हो, आई विल हैव टू गो थ्रू द डेटा ऑफ इट, राइट. उसमें अलग से अगर प्रोविजंस हैं, देखो, या तो वी आर टॉकिंग अबाउट, अभी आप देखो दिस कास्ट थिंग इज वेरी हॉट कि रिजर्वेशंस. वी हैव टू लुक एट इट फ्रॉम द सिमिलर एंगल. अब प्रॉब्लम कहाँ पर है मुस्लिम्स में? प्रॉब्लम इज इन द लोअर स्टार्ट ऑफ मुस्लिम्स, जिनको पसमंदा बोलते हैं, राइट. उसके बारे में हम बात करेंगे. उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है. प्रॉब्लम वहाँ पर है. स्किल अपलिफ्टमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज जब तक आपके पास आप किसी को इनेबल नहीं करते हो, 1 into लाइवलीहुड, 2 into फाइंडिंग हिज. देखो, जो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है ना, ये आपकी मेंटल इंडिपेंडेंस को भी कहीं ना कहीं फ्यूल करती है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ यू आर इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, यू आर एबल टू थिंक मोर, यू आर एबल टू थिंक इंडिपेंडेंटली. अगर आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं हो, तो आप मेंटली भी जो है वो इंडिपेंडेंट कभी नहीं होगी, क्योंकि यू विल ऑलवेज बी ड्रिवन बाय समबडी हु इज गोइंग टू गिव यू समथिंग, you know, in exchange of thinking something. लाइक व्हाट्स हैपेंड इन कश्मीर. What happened ये in वाली Kashmir? इनकी अर्निंग्स खत्म हो गई है. हाँ, तो ये चीज़ें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. सो आई थिंक ही हैज़ मेड दैट डिस्टिंक्शन देयर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट यू नो, मोदी इज वन इन अ लाइफ टाइम चीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. He understands politics, he understands the country, and he is out to deliver. His mantra is very simple: just deliver whatever we can promise to deliver. चाहे फिर वो इकोनॉमिकली हो, चाहे फिर वो सोशली हो, चाहे फिर हम उसको कल्चरल डिलीवरेंस की बात करते हैं. राम मंदिर ही गेट, राइट. कितने टाइम से इशू पेंडिंग था. राइट्स टू वुमेन, we'll talk about it later. Rights to women in Islam. ठीक है. So he has taken all those decisive decisions which I don't think any other politician had that mettle to take a hit on. So मे बी that is what- मेजॉरिटी थी तब भी उसके कारण भी ले पाए. see, majority थी, but for majority you need a man who can make decisions. Majority automatically doesn't mean that you have the capability to take a decision. सुबुही, आप बताएं आपके क्या व्यूज हैं मोदी जी के लिए. जी, पायल जी, सबसे पहले तो मैं राजा मुनीब जी की बात से अग्री करती हूँ. आई अग्री दैट आवर प्राइम मिनिस्टर इज़ अ डूअर और डिसाइसिव हैं. जो डिसीजंस लेते हैं वो डिसीजंस कब किस समय क्या फ़ैसला लेना है इस पर वो स्ट्रॉन्ग हैं. और भारत की छवि भी मैं मानती हूँ कि उनके सेवा काल में भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी हद तक बेहतर हुई है. स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मिडल ईस्ट अगर हम देखें तो जिस तरह का सम्मान भारत को मिला है या भारतीय संस्कृति को मिला है, वो पहले पुराने समय में नहीं था. लेकिन एक भारत का नागरिक होने के नाते कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिनके बारे में उमर ने भी कुछ मेंशन किया, मैं उसको थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहूँगी. एक भारत का नागरिक होने के नाते मेरे मन में भी कुछ विषय हैं जो मैं अपने प्रधानमंत्री से चाहती हूँ, क्योंकि नो डाउट इतना स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर हमें बहुत टाइम के बाद मिले हैं. तो जो हमारे मन में बातें हैं वो विरोध नहीं है, वो अनुरोध हैं, क्योंकि हमें पता है कि वही कर सकते हैं. अगर वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इफ़ नॉट नाउ देन व्हेन. तो उसमें 2 बातें मैं प्राइमरीली करना चाहती हूँ जिनको अभी आपने टच किया. एक पहला मुद्दा था मुस्लिम की अपीज़मेंट का. मुझे लगता है कि जो चीज़ पुराने, मैं आपसे अग्री करती हूँ, जो चीज़ पुराने राजनीतिक दलों ने किया मुसलमानों को अपीज़ करने का, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भाजपा में भी वो चल रहा है. भले ही वो इसलिए हो कि भाई हम इनको पढ़ा लिखा देंगे तो ये थोड़ा मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे. मेरा ऐसा, देखिए, हम लोग जब प्रवास करते हैं, मैंने आपको बताया राज जागरण अभियान में हम लोग पूरे भारत में ट्रैवल करते हैं, तो जब मैं जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि सिर्फ किताब देना या स्वास्थ्य देना या घर देना से काम बनने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सारी फैसिलिटीज़ लेने के बाद भी विरोधी करते हैं.
और सारी फैसिलिटीज़ लेने के बाद भी वो समझते नहीं हैं कि उनको क्यों देश के लिए खड़ा होना है। तो मुझे लगता है कि एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की ज़रूरत है, एक इंक्लूसिवनेस की ज़रूरत है। भारत का जो प्लूरलिज़्म है कि जो सब एक हैं और सभी पूजा पद्धतियों का सम्मान है, वो एक मुस्लिम समाज में भी तब आएगा जब वो अपने आप को अलग समझना बंद करेंगे। और वो अलग समझना कब बंद करेंगे? जब उनके लिए माइनॉरिटी शब्द इस्तेमाल होना बंद होगा। तो मेरी हमेशा से ये फ़ाइट रही है, मैं कहती हूँ आई रिफ्यूज़ टू बी कॉल्ड अ माइनॉरिटी। मुझे माइनॉरिटी कोई कहता है या मेरी कम्युनिटी को, मेरी कौम को, तो मुझे वो एक गाली लगती है। बिकॉज़ 20 करोड़, 30 करोड़ बाय नो मीन्स किसी भी परिभाषा के हिसाब से माइनॉरिटी नहीं होते हैं। जिस वक़्त अल्पसंख्यक थे, उस वक़्त अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया, उस वक़्त ज़रूरत थी, लेकिन आज मुसलमान किसी भी दृष्टि से माइनॉरिटी नहीं है। और अगर माइनॉरिटी वाला प्रोटेक्शन और सुविधाएँ दी जानी चाहिए तो जैन, बौद्ध, सिख, पारसी, क्रिश्चियंस और ये जो मौलवीज तो आके टीवी पे कहते हैं हम सबसे बड़ी माइनॉरिटी हैं। ये मैं Ironically, हाँ They are yeah. the majority minority. हाँ, वो हमेशा एक्चुअली आके दिस इज़ बोलते द हैं प्रॉब्लम कि पायल हम जी। सबसे बड़ी माइनॉरिटी हैं इस देश की, हमें सोचिए। ज्यादा चीजें चाहिए। सोचिए, ये मतलब दिस इज़ द एक्चुअली रूट कॉज, दिस इज़ द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम कि आप मेन स्ट्रीम में ला ही नहीं सकते जब तक उनके मन में ये रहेगा कि वो अल्पसंख्यक हैं। वो भारत के दूसरे बच्चे के पायल भयाना की तरह जब तक सुबुही खान अपने आप को महसूस नहीं करेंगी, तब तक वो सिर्फ अधिकारों की बात करती रहेंगी। मैं माइनॉरिटी हूँ तो आई विल ऑलवेज आस्क फॉर माई राइट्स, आई विल नेवर टॉक अबाउट माई ड्यूटीज़। तो एक भारत के नागरिक इक्वल स्टेटस के लिए, मेन स्ट्रीम में आने के लिए, सबसे पहले तो मुसलमानों को अल्पसंख्यक का दर्जा अपने आप को देना खुद से भी बंद करना होगा। उमर आगे आके बोले आई एम नॉट अ माइनॉरिटी, मैं बोलूँ, मुनीब जी बोलें, तो इस तरह से एक क्लैरिटी आएगी कि भाई हम भारत के बच्चे हैं। तो ये मेरी बीजेपी से एक रिक्वेस्ट है कि वो जो पुरानी पार्टीज़ ने किया एंड दे बैडली फेल्ड, तो उसको ना करें, क्योंकि वो समाधान नहीं है। वो शॉर्ट टर्म गेन भी नहीं दिला पा रहा है, लॉन्ग टर्म तो छोड़िए, उससे आपको शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल बेनिफिट भी नहीं मिल रहा है। तो रादर देन फोकसिंग ऑन अपीजमेंट, वी शुड फोकस ऑन देयर मेंटल डेवलपमेंट, उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ हम ध्यान दें। तो ये मेरा एक अनुरोध हमारे प्राइम मिनिस्टर से है। दूसरा, डेवलपमेंट। देखिए, डेवलपमेंट तो सभी देशों को चाहिए होता है, भारत को भी चाहिए, बट कितना डेवलपमेंट एंड एट व्हाट कॉस्ट? वो आप सोचती हैं मोदी जी कर सकते हैं? मैं बिल्कुल समझती हूँ कि वो कर सकते हैं, अगर वो सिर्फ 2 मुद्दों पे बहुत गहराई और संजीदगी और उस कमिटमेंट के साथ सोचें जो उनका नीश है, कि जिस चीज़ से वो कमिट कर देते हैं उसको वो निभाते हैं। मैं चाहती हूँ कि उनका कमिटमेंट इन 2 चीज़ों से जुड़े, कि एक तो मुस्लिम्स की स्पिरिचुअल अवेकनिंग पे हम फोकस करें, और दूसरा डेवलपमेंट जब भी हम करें, हम इन 2 सवालों को ज़रूर पूछें कि कितना डेवलपमेंट एंड एट व्हाट कॉस्ट। आप किसी भी फॉरेन कंट्री में चली जाइए पायल जी, अगर कोई कंपनी उनके पास कोई प्रोजेक्ट लेकर जाती है तो वो पहले अपनी जियोलॉजिकल स्टडी करते हैं कि क्या हमारी धरती इस टेक्नोलॉजी को, इस प्रोजेक्ट को झेल पाएगी, अब से 20 साल के बाद क्या उसके कॉन्सिक्वेंस होंगे, 50 साल बाद क्या होंगे, 100-200 साल तक का सोचती हैं कंट्रीज। दैट इज़ वेरी ट्रू, बिकॉज अगर true. आपको उत्तराखंड, इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल उत्तराखंड का, हम्म। और वो जो कैंची धाम का आपने देखा कि वहाँ कितना, अभी भी वहाँ कितने मकानों में क्रैक्स हो गए, वो पूरा वो धस रहा है वहाँ पे एक लॉजिक। तो ये बात तो सही है। यू नो द प्रॉब्लम विद आवर ब्यूरोक्रेसी इज दैट वी डोंट सी बियॉन्ड फर्स्ट ऑर्डर इफेक्ट। ये सबसे बड़ा इशू। It's true. सो सेकंड थर्ड लाइन को हम सोचते भी नहीं हैं। अच्छा उमर, ये राहुल गांधी बहुत कास्ट सेंसस की बात करते हैं, उस पर वो सिर्फ हिंदूज के कास्ट सेंसस की बात करते हैं। वो कभी नहीं बोलते कि मुस्लिम्स में सेक्ट्स हैं या कास्ट हैं, और क्रिश्चियनिटी में क्या है, और वो सिख्स के बारे में कभी बात नहीं करते, उनमें भी कास्ट सिस्टम है, इसी के बारे में बात करते हैं। तो जो मुस्लिम्स में भी तो कास्ट सिस्टम है, तो क्या जैसे हमारे में, जैसे जो नैरेटिव सेट किया गया अभी तक कि ब्राह्मण्स अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, बाकियों को इन्फीरियर मानते हैं, दिस इज़ द नैरेटिव दैट हैज़ बीन सेट। एंड तो क्या मुस्लिम्स में भी आप लोग तीनों जवाब दें, जैसे मुस्लिम्स में भी है सुपीरियर एंड इन्फीरियर क्लास? मुझे तो लगता है कि जैसे सुबुही जी ने कहा कि भाई अगर आप बात कर रहे हैं, अगर देश में सबको बढ़कर डेवलपमेंट करना है मिलजुल कर, सो वी नीड टू डू अवे विद दीज वर्ड्स लाइक मेजॉरिटी माइनॉरिटी। तो मुझे लगता है कि इफ़ वी आर टू कम टुगेदर एज अ नेशन, what Rahul Gandhi is doing, it is a part of that divisive politics that he is creating, कि आप लोगों को उनकी एक सिंगुलर आइडेंटिटी पे आप उनको महदूद कर रहे हो, यू आर लिमिटिंग देम। वन पर्सन इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी आइडेंटिटीज, एंड आइडेंटिटीज आर ऑल्सो फ्लूइड, राइट? आपका एक सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा की आपकी एक आइडेंटिटी होती है, आपका जेंडर आपकी एक आइडेंटिटी है, आपका रिलीजन एक आइडेंटिटी है, कास्ट भी एक आइडेंटिटी हो सकती है,
But what this type of politics is doing, with this type of identity politics, they are reducing people to a singular identity and they're pitching that identity against another. ये एक हाँ, तो फिर बाइनरी क्रिएट की जा रही है. मुस्लिम्स में भी तो कास्ट है. मुस्लिम से बिल्कुल कास्ट है. वो वाली जो प्रॉब्लम्स हैं ऑब्वियसली वो मुस्लिम कम्युनिटी में भी हैं, नो डाउट. तो वो क्यों नहीं फोकस में आती? वो इसलिए फोकस पे नहीं आती बिकॉज व्हाट कांग्रेस, दे सी द होल मुस्लिम कम्युनिटी एज अ मोनोलिथ, क्योंकि उनको वो वोट बैंक की तरह देखते हैं और जो वोट बैंक की तरह देखते आए हैं फॉर डेकेड्स. तो उन्हें लगता है कि इनको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा वोट बैंक फिर हम किसको अपीज करें, माइनॉरिटी उसको करें, अशराफ को करें, पसमानदा को करें. सो दे वांट टू ट्रीट द होल मुस्लिम कम्युनिटी एज सम सॉर्ट ऑफ विक्टिम्स, as some sort of. And Muslims also, like Hindu is divided, no doubt. There's no hardly any unity. Like Muslims में 99% unity है. तो मुसलमान अपने आप को कोई भी कास्ट का हो, पर वो उम्मा में बिलीव करते हैं ना, वो अपने आप को एज मुस्लिम्स ही एड्रेस करते हैं. When it comes to dealing with non-Muslims, sometimes within the Muslim community आपको fractions मिल जाएंगे. आप देखें, हमारी कहने को कहना चाहिए कि भाई you have one prophet, you have one book, you have one God, तो एक यूनिटी आपको दिखनी चाहिए एक, बट वो यूनिटी एक्चुअली है नहीं. एंड व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज कि जो यूनिटी भी है वो दैट यूनिटी शुड बी विद योर नेशन. आपकी जो यूनिटी है, मेरी यूनिटी, माई लॉयल्टी शुड लाई विद माई नेशन फर्स्ट, और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो फिर आई कैन से कि भाई मेरी अपनी कम्युनिटी भी है. बट यूजुअली व्हाट यू सी इज कि नेशन के ऊपर जो एक यूनिटी है वो आ जाती है आपकी कि मुझे ज़्यादा फील हो रहा है मोर देन माई केपी ब्रदर इन कश्मीर, मुझे फील हो रहा है फॉर समवन इन पैलेस्टाइन. सो ये जो यूनिटी है ये प्रॉब्लमैटिक है बिकॉज नाउ इट इज गोइंग अगेंस्ट द नेशनल फ्रेमवर्क जिस पे हमें काम करना चाहिए. तो वो आइडेंटिटीज प्रॉब्लमैटिक हैं. कमिंग बैक टू कास्ट, आई थिंक जो कास्ट आइडेंटिटीज मुस्लिम्स के अंदर भी मौजूद हैं और हिंदूज के अंदर भी मौजूद हैं, वी नीड टू, अगर हमें कास्टिज्म ख़त्म करना है और हमें नेशनल यूनिटी की तरफ बढ़ना है, वी नीड टू स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट ऑल टुगेदर. आई थिंक दैट इज अ मच मोर nuanced approach, a developed approach, instead of talking like what Rahul Gandhi is doing. I think that is very divisive. तो हमें जो बात करनी है वो करनी है of everyone coming together, and हमारी जो आइडेंटिटी होनी चाहिए, आई थिंक दैट हैज़ टू बी कि हमारा सांस्कृतिक धरोहर क्या है, राइट? हमारा जो एक कल्चर है वो हमारी आइडेंटिटी ज़्यादा होनी चाहिए. एंड लुकिंग इनटू द फ्यूचर कि भाई हम टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट करें, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे बात करें, वो सब पे हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करें मोर देन व्हाट इन द कास्ट पॉलिटिक्स. आई थिंक सो राजा, आपको क्या लगता है फिर, जैसे राहुल गांधी हिंदू की कास्ट के लिए कास्ट सेंसस की बात करते हैं, तो आपको लगता है कि ये मोदी जी की पॉलिटिक्स है कि वो भी अशरफ और पसमंदा के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस लेकर रहे हैं कि, और डज ही जेन्युइनली फील दैट पसमंदाज आर रियली इन अ बैड स्टेट, कि वो भी ये सोच रही है कि शायद इनको भी डिवाइड करके कास्ट के उसमें डिवाइड करके फिर इनको भी वोट मिल जाएगा? व्हाट इज इट? There is बी politics. वेरी फ्रैंक. There is politics behind it. Very clear. There is politics, but I think he is also somebody who has recognized this fact. क्योंकि अगर आप बीजेपी की पॉलिसी ये देखोगे ना, उनकी पॉलिसी मतलब बीजेपी का अगर आप अप्रोच देखोगे टुवर्ड्स मुस्लिम, बीजेपी का अप्रोच टुवर्ड्स मुस्लिम्स इज नॉट कि अशरफ और पसमंदा को डिवाइड करो. बीजेपी का अप्रोच टुवर्ड्स मुस्लिम्स इज कि पसमंदा उसको अपलिफ्ट करो. दैट इज अ डिस्टिंक्ट मार्कर. आप बीजेपी से जितना भी देखोगे, जो आप माइनॉरिटीज़ का पुश बोल रहे हो या माइनॉरिटीज़ के लिए जो ये स्कीम्स लाते हैं, इनका ये है कि पसमंदा को हमको अपलिफ्ट करना है. जो अशराफ हैं, जो डिवाइड है सोसाइटी में, उस गैप को हमको कम करना है. राहुल गांधी का है कि काटो Divide काटो करें. काटो काटो काटो. कोई आप बताएं मुझे, ये अशराफ जैसे हैं, आपको लगता है ये पसमंदा मुस्लिम्स को एज फुट सोल्जर्स यूज़ करते हैं और इनकी तरक्की की बात नहीं करते, इनकी अपलिफ्टमेंट की बात नहीं करते हैं, पर इनको ये पत्थर फेंकने, राइट्स करने के टाइम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं? अशरफ्स करते हैं, क्योंकि अशरफ्स कहते हैं ज़्यादातर रोड पे मिलते नहीं हैं कि ये सब करते हुए कि ये सब मतलब तोड़ फाड़ करने के लिए अशरफ्स घर पे बैठे होते हैं. देखिए, ये बड़ा ट्रिकी सब्जेक्ट है और इस पे बात करने के लिए हमें दो पहलुओं को समझना होगा. एक सामाजिक पहलू है, एक राजनीतिक पहलू है. क्योंकि मैं सुबूही ख़ान हूँ, तो मैं पठान समाज से आती हूँ, तो मैं आपको सामाजिक तौर पे बताती हूँ. ये तो मैं कन्फेस करूँगी, ये मैं एग्री करूँगी कि बचपन में भी जब हमारे सामने ज़िक्र होता था कि मुस्लिम्स में क्या क्या होता है, तो हमें शेख, सैयद, मुग़ल, पठान, ये 4 कास्ट ही बताई जाती थी. पसमानदा तो कभी बताया ही नहीं गया.
तो आई कन्फेस कि मैंने अपनी तकरीबन आधी उम्र बीतने के बाद पहली बार पसमानदा शब्द ही सुना है। तो ये तो मैं आपसे कन्फेस क्या करना वो सिर्फ चाहूँगी। इंडिया में है पासमंदास की बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी? देखिए, जब हैं तो वो सभी जगह हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कास्टिज़्म की प्रॉब्लम भारत में ज़्यादा है। दूसरी कंट्रीज़ में आप जाइए तो अपने आप को एज़ अ मुस्लिम आइडेंटिफ़ाई करेंगे। बात यहाँ पे मैं जो करना चाह रही हूँ, वो ये करना चाहती हूँ कि जब हमें ये बताया ही नहीं गया कि वो एग्ज़िस्ट करते हैं, तो कुछ ना कुछ तो उनके साथ बुरा हो रहा होगा। तो एज़ अ पर्सन फ्रॉम अ पठान कम्युनिटी, मैं उनके पेन को इनवैलिडेट नहीं करूँगी कि नहीं, आपके साथ कुछ ख़राब नहीं हुआ। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आज अगर हम एक डिवाइड क्रिएट कर दें अशराफ पसमानदा के नाम पर, तो उससे देश का फ़ायदा नहीं, नुकसान ही होगा। क्योंकि जातिवाद का दंश देश आज तक झेल रहा है। जो लोगों को लगा कि शायद पॉलिटिकल बेनिफिट देगा, लेकिन उससे कोर वैल्यूज़ को आघात पड़ा है देश की, और हम आपस में लड़ रहे हैं। देश में सिविल वॉर कराने की स्थिति सबसे ज़्यादा भाषा, जाति, क्षेत्र, संप्रदाय को इस्तेमाल करके ही होती है। तो मुझे लगता है कि अगर ये पॉलिटिकल कारणों से भी है और बीजेपी को ये लग रहा है कि अशराफ पसमानदा वाला जो मुद्दा है वो पॉलिटिकली सूट कर जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये भी 100% फेल होने वाला है। राजनीतिक तौर पे फ़ायदा नहीं देगा, लेकिन सांस्कृतिक तौर पर, देश की नेशनल अर्थॉस के तौर पर नुकसान ज़्यादा दे देगा। और मैं उसमें एक उदाहरण भी देती हूँ। जैसे आपने अभी अपनी लाइन शुरू करी कि अशराफ घर में बैठे होते हैं, पसमानदा पत्थर मार रहे होते हैं, या जैसे मैंने कुछ नैरेटिव सुने कि ये विदेशी आक्रांता अशराफ, ये शब्द मैंने सुने। जब हम ऐसे स्टीरियोटिपिकल इमेज में बांध देंगे पायल जी, तो अशफाक उल्लाह खान कहाँ जाएंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान कहाँ जाएंगे, फ्रंटियर गांधी। तो स्टीरियोटिपिकल इमेज में बांध देना किसी को जाति के आधार पर गलत है। अच्छा इंसान या एक नेशनलिस्ट मुस्लिम पसमानदा में भी हो सकता है, अशराफ में भी हो सकता है, और उस जहाँ पर भी उसे प्रमोट करने की जरूरत है। एग्जैक्टली। तो वी शुड फोकस ऑन दोज टर्म्स। एंड दिस हैज टू डू अ लॉट विद व्हाट यू कॉल पॉलिटिकल इस्लाम, जो ग्लोबली चल रहा है। ठीक है, अगर आप इस्लाम को देखोगे ना, देयर आर 4 मेन स्कूल्स ऑफ थॉट ऑफ इस्लाम। ये बड़ा डीप सब्जेक्ट है जो आपने उठाया। इसमें कास्टिज्म है इस्लाम में, ऐसा नहीं है कि नहीं है, हमने कश्मीर में देखा है, राइट। ये जो सईद है वो नॉन सईद में कभी शादी नहीं करते, सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ, आई हैव आल्सो सीन दैट। तो सीन ऑल दीज थिंग्स हैपनिंग। आप वो मैंने देखा, मेरी फ्रेंड्स हैं, आप उनकी बेटियां तो 45-50 साल की हो रही, पर उनको नहीं शियाज सईद में नहीं शियाज मिलता। और अहमदीज तो की ये मैं बात ही नहीं करूँगा, हम्म, ठीक है। उनके बारे में भी उनके अभी बारे हम में बात में बात हम्म। करेंगे। बट अगर आप इस्लाम को देखते हो, इस्लाम के जो 4 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, इनका जो बीच का क्लैश है, और जो इसमें ग्लोबल पॉलिटिकल इस्लाम जो है, जो जिसको हम एक मिलिटेंट इस्लाम बोलते हैं, उसका जो एक इम्पैक्ट है, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है इसके पीछे। जो आप ये डिवाइड देख रहे हो ना, बिटवीन हिंदूज, बिटवीन मुस्लिम्स, अमंग मुस्लिम्स, दिस ऑल फाइटिंग, इट हैज़ अ लॉट टू डू विद द ग्लोबल पॉलिटिकल इस्लाम। और इसमें काफ़ी मैं कहूँगा कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस व्हिच इज़ कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। ओके, चाहे फिर वो सऊदी से आ रहा है, चाहे वो पाकिस्तान से आ रहा है, चाहे वो बांग्लादेश से आ रहा है, राइट। आपका वहाबिज़म है, आपके हनबलीज अलग हैं, आपके हनफियाज अलग हैं, और अब तो आपके सऊदी काफी मलिकीज। ठहर सा गया है। देखो सऊदी ठहर से गया है, बट सऊदी का ठहरना इज नॉट समथिंग, वी डोंट नो कितनी देर तक ठहर। And it's getting a little problematic for people here because now they are teaching them what real Islam is. वो खैर अलग debate है. It doesn't matter, you know why? Because it will take, देखो what he's doing, but within his own society. Acceptance I'll is tell you not there. something. Look, what happened in 1979 in Saudi. That Makkah का जो siege हुआ. What was basically Makkah siege all about? जो जुमैया इस्लाम इख्वान ने किया था, right? So when the king asked कि I want to go into the Makkah to clean these up, he had to get a fatwa from all the scholars saying that कि मुझे आप फतवा दोगे तभी मैं अंदर जाके इनको मार सकूंगा, इनको भगा सकूंगा, whatever I want to do, I will deal with them. They said कि okay, the शर्त ये थी कि जो ये डिमांड कर रहा है, जो इनकी डिमांड्स हैं, which is basically Quranical Islam, following of Quranical Islam, that school of thought, right? You implement that and we will give you the fatwa. So he made that trade there. That is why Saudi Arabia, we saw Saudi Arabia doing what they did for next 20 years happening, right? Saudi might be changing now, but Saudi change is not going to affect anything next 30-35 years if Saudi Arabia and MBS stay stable. क्योंकि जितना ये फैल चुका है ना पिछले 40 साल में, जो पॉलिटिकल इस्लाम जो इन्होंने फैलाया है, जो ये वहाबिज्म, जो ये सलाफिज्म, जो आप वो मॉडर्न होते जा रहे हैं और यहाँ पे और जो मिलिटेंट इस्लाम इन्होंने फैला, आफ्टर इफेक्ट्स है ना। अब आप मुझे एक चीज़ बोलो, आपने
लाखों में मदरसे बना दिए मिडिल ईस्ट से लेकर पूरे साउथ एशिया में, जो आपके पिछले 40 साल से आपको मिलिटेंट इस्लाम पढ़ा रहे हैं। आपने वहाँ आप चेंज कर दिया। आपको क्या लग रहा है कि रातों रात वो मदरसे जो है वो कंप्लीटली चेंज It will take decades, I agree. लोगों की थॉट जो है, जो जनरेशन उसमें से निकली हैं, जो उनका स्कूल ऑफ थॉट है, जो उनका पढ़ा लिखा है, वो कहाँ जाएगा? आपको उस इशू को एड्रेस करना है। सऊदी ने अभी स्टार्ट किया, राइट? इंडिया के लिए भी चैलेंज, वी ऑल्सो हैव अ चैलेंज। एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट में और अशराफ इसमें रिफॉर्म्स पसमानदा- बहुत इम्पोर्टेंट, एज पॉलिसी रिफॉर्म्स बहुत इम्पोर्टेंट। यू हैव टू रेगुलेट योर मदरसास, टेक साउदी हेल्प, set up their curriculum. Nobody is asking you not to go to madrasa and study your Quran. यार ये नमाज पढ़ने जाएगा, कोई इसको सड़क पर रोक के मारने नहीं वाला ना, क्यों जा रहे हो? आसान होती है, कोई नहीं बोलता ना क्यों पढ़ रहे हो, राइट? इट इज़ ओनली अ प्रॉब्लम। अब आप मुझे ये बताओ, आप सड़कों पे नमाज पढ़ते हो, आपको पता है कि सड़क पे नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है कुरान के हिसाब से, अगर आप किसी का रास्ता बंद कर रहे हैं? रास्ता भी, और कितनी गंदगी होती है। नहीं, आप अगर रास्ता बंद कर रहे हो, जायज़ नहीं है। It's very Inconvenience. clearly mentioned in the You should Quran. not cause inconvenience to You others. cannot, That's basic if principle. your namaz is causing inconvenience to anybody, that namaz is not wajib on. वो अब गिनी नहीं जाती। पर ये नमाज भी जो रोड्स पे हो रही है, ये भी पॉलिटिकल तो वही, that is the point I'm trying to say. So somewhere where मतलब मौलाना का इस्लाम और मौलाना का इस्लाम और असली इस्लाम में बहुत डिफरेंस है। नहीं, लेकिन ये नमाजें जो सड़कों पे हो रही हैं, ये सिर्फ पॉलिटिकल हो रही हैं, मैं नहीं मानती। मुझे लगता है कि एक मुसलमान बच्चे को ना बचपन से एक जिद पढ़ाई जाती है कि मतलब हम अगर अलग वो नॉर्मली हम अलग हैं, हम सुपीरियर हैं हाँ। और हमारे अलावा सब गलत हैं। आप नॉर्मली नमाज ना पढ़िए, लेकिन अगर आपको किसी ने रोक दिया, जैसे मैं जानती हूँ कुछ ऐसे मुस्लिम्स को, मुझे पता है कि वो नॉर्मल लाइफ में नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन किसी एक दिन उनका मन कर गया होगा और वो ऑफिस में नमाज पढ़ना चाह रहे थे, तो कोई मीटिंग थी, कुछ थी, तो उनको रोक दिया गया कि भाई अभी मीटिंग है, आप ये कर लीजिए। तो दैट पर्सन केम टू मी, ये देखिए मुसलमान होने के कारण हमारे साथ ये हो रहा है। तो आई वॉज शॉक्ड कि ना तो आप इतने रिलीजियस हैं कि आप 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हो, और ना ही आपकी कंपनी इतनी रिजिड है कि आपके साथ ये करेगी। तो आप इस वक्त सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं इस चीज़ को अपनी ज़िद के कारण, अपनी एक सुपीरियर कॉम्प्लेक्स के कारण, और अपने एक विक्टिम माइंडसेट के भी कारण। मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एट वन हैंड यू आर फीलिंग दैट यू आर सुपीरियर, ऑन एट द सेम टाइम यू आर फीलिंग दैट यू आर इन्फीरियर एंड यू आर अ विक्टिम। तो ये दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं चलती हैं, इसमें क्लैरिटी ये चाहिए। बिल्कुल सही है, you know, this is what I'm saying, it is political Islam. This मुझे is भी what it लग रहा है teaches कि you, ये right? I'll tell you very, this is our you know, area. इन्होंने ऑफिस का They're एग्जाम्पल, marking their It's a show of his strength इन्होंने and ऑफिस it's a का एग्जाम्पल political दिया। statement. वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल। हम कश्मीर में, दिस इज अबाउट 2010, 11, 12 के बीच में होगा, कैफे में बैठे, ठीक है, एंड आई नो द गाय, ही गेट्स अप एंड ही टेल्स देम कि म्यूजिक बंद करो। उसने कहा जी क्यों करो, मुझे यहाँ नमाज पढ़नी है। मेरे को यहाँ नमाज जिद में भी कर जिद। हाँ, तो वो स्टाफ बेचारा जो था वो थोड़ा सा हो गया कि यहाँ पे क्या नमाज पढ़ोगे। स्टाफ जो उनका था वो बाहर का था, वो था नहीं कश्मीरी स्टाफ, तो कश्मीरी मैनेजर था उनका। इट्स कॉफ़ी शॉप, इट्स अ वेरी फेमस कॉफ़ी शॉप, कॉफ़ी अरेबिका करके था। तो उन्होंने म्यूज़िक हल्का कर दिया, बट खैर वो उठा और चला गया। दूसरी दिन वो फिर आया, ही इज हैविंग हिज कॉफ़ी, ही इज सिटिंग विद हिज गर्लफ्रेंड, ही इज डूइंग व्हाटएवर नॉनसेंस ही इज डूइंग, एंड देन ही गोस बंद करो। देन कपल ऑफ अस गॉट अप एंड वी सेड इधर आओ। मतलब क्या? मैंने कहा वो 500 मीटर पे मस्जिद है जो खाली है, जहाँ कोई दिन में नहीं जाके नमाज पढ़ता। पहले जाओ उस मस्जिद को आबाद करो, तुम कॉफ़ी शॉप में क्यों नमाज पढ़ो? देन ही अंडरस्टूड कि नहीं यार यहाँ दाल नहीं गलने वाली, दाल नहीं, यहाँ विक्टिम कार्ड नहीं यहाँ नहीं चाहिए। चले।